Today we will discuss the income method of measuring national income. We already studied in circular flow of income where income generated is distributed among the factors of production in form of wages, rent, interest and profit. On that basis, we have theory domestic income or national income is the factor income. Sum of factor income of residents of a country is national income. एक राष्ट्र का, एक देश के जितने सारे जो है कि रेसिडेंट्स हैं उनके फैक्टर इनकम को अगर हम टोटल कर देंगे तो वह हमारा नेशनल इनकम होगा। रेसिडेंट्स के बारे में हम लोग जो है कि डिस्कस कर चुके हैं कि यह जो है कि सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन पर्सन्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो नॉर्मली किसी देश में मोर देन 1 ईयर रिजाइड करते हैं, रहने वाले होते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स होगा और उनके सारे इनकम को हम टोटल कर देंगे तो वही हमारा जो है कि नेशनल इनकम होगा। अब नाउ वी हैव द डिफरेंट स्टेप्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट स्टेप इज identifying the producing enterprises who employ factor inputs and classifying them into 3 industrial sectors on the basis of their economic activities, namely primary sector, secondary sector and tertiary sector. फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम ऐसे जो है प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करते हैं जो फैक्टर इनपुट्स को यूज कर रहा है और उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर, जैसा कि वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, उस तरह इसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो एक प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है और तीसरे टर्शियरी सेक्टर है हु इम्प्लॉय फैक्टर इनपुट्स। अब जो है कि सेकेंड स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको क्लासिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्लासिफाइंग फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम को हम क्लासिफाई करते हैं। जितने सारे फैक्टर्स, वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन यहां हम लोग इनको 5 कैटेगरी में जो है कि क्लासिफाई करते हैं जो फैक्टर इनकम आता है। एक है ऑल द फैक्टर इनकम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड ये लेबर का हो गया, सेकेंड रेंट, यह जो है लैंडलॉर्ड का हो गया, इंटरेस्ट कैपिटलिस्ट का, कैपिटल का रिवार्ड हो गया और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स का जो है यह रेसिडुअल्स है कि जितने सारे जो है सारे पेमेंट के बाद जो बच गया वो उनका प्रॉफिट हुआ। इन चारों को अगर हम टोटल कर देंगे तो वही हमारा जो है कि डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज है जो बाहर से फैक्टर इनपुट्स को जो है कि एम्प्लॉय नहीं करता है, वो सारे इनपुट्स उनके अपने ही होते हैं जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। वहां भी इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम को भी हमें लेना है और वह भी फैक्टर इनकम है। यहां जो है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंसेप्ट है जहां डिफरेंट यूनिट से जो है हमारे फैक्टर्स आते हैं और एक ऐसा जो है मिक्स्ड इनकम की बात जो करते हैं वह स्मॉल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज है जहां लैंड उन्हीं का होता है, फैमिली मेंबर्स उसमें काम करते हैं, अपने कैपिटल को वो यूज कर रहा है और खुद उसको ऑर्गेनाइज करता है, तो वो हो गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये 5 के हेड में हम उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग फैक्टर इनकम एंड एडिंग देम टू गेट डोमेस्टिक इनकम। Factor income is estimated by multiplying the average reward with units of factor employed by different industrial sector। अब हम लोग जो है कि एस्टिमेट करते हैं फैक्टर इनकम को जितने सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी,
सब जो है कि कितने कितने फैक्टर्स को, कितने लेबर को जो एम्प्लॉय कर रहा है, कितने लैंड को जो है एक्वायर कर रहा है, कितने कैपिटल को यूज कर रहा है, ये सारे जो है कि हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं और उनके नंबर्स को उनके एवरेज रिवार्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज कि प्राइमरी सेक्टर है, उसमें जो है कि 100 लेबर को एम्प्लॉय किया गया है और पर लेबर जो है ऑन एन एवरेज जो है कि 200 उनका रिवार्ड है, तो 200 into 100। तो इस तरह सबके जो है कि हम फैक्टर इनकम को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है इन सबको प्लस कर देंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम होगा। और फोर्थ स्टेप जो है एस्टिमेटिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे जो है हमारे फैक्टर्स जो है कि विदेशों में भी काम करते हैं और विदेशी फैक्टर हमारे यहाँ भी काम करता है। तो जैसा वैल्यू एडेड मेथड में हमने लास्ट स्टेप जो है कि इसी चीज को लिया था कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो वही हमारा जो है कि नेशनल इनकम हो जाए। दिस इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज फीफा माइनस फीटा। बाहर से हमें कितना आ रहा है और हम बाहर वाले को कितना पे कर रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस को जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है। अब सिंबॉलिकली हम जो है NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम, जो शुरू में हम लोग कर चुके हैं कि नेशनल इनकम इज NNPFC, डोमेस्टिक इनकम इज NDPFC। तो यहाँ नेशनल इनकम इज इक्वल टू COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस O ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे, M मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस NFIA net factor income from abroad. This is the theory of estimating national income by income method. अब now we have some precautions. अब किनको जो है कि लेना है, किनको जो है कि छोड़ना है। तो इन प्रिकॉशंस में पहला प्रिकॉशन है कि सिर्फ फैक्टर इनकम को हम जो है कि लेंगे। एक इनकम जो है कि फैक्टर इनकम होता है, दूसरा जो है कि हमारा ट्रांसफर इनकम होता है। फैक्टर इनकम जो है कि फैक्टर पेमेंट के रूप में आता है और ट्रांसफर इनकम जो है कि बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में आता है। यह बायलैटरल पेमेंट है, फैक्टर इनकम इज बायलैटरल एंड ट्रांसफर इनकम इज यूनिलैटरल। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, गवर्नमेंट जो है कि पेंशन दे रही है, वह हो गया ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप दे रही है, वह उनका ट्रांसफर इनकम है क्योंकि उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर एक लेबर काम कर रहा है, उसके बदले में उसको मजदूरी मिल रही है, दैट इज फैक्टर इनकम। एक लैंडलॉर्ड लैंड दे रहा है, लैंड के यूज के बदले उनको जो है कि रेंट मिल रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम। और कैपिटलिस्ट जो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहा है, दे रहा है, उसके बदले में जो मिल रहा है दैट इज इंटरेस्ट। ये सारे हमारे फैक्टर इनकम है। ओनली फैक्टर इनकम शुड बी इंक्लूडेड, नो ट्रांसफर इनकम शुड बी इंक्लूडेड। Second is brokerage commission in connection with the sale of second hand goods should be included. Second hand goods के वैल्यू को हम जो है कि इंक्लूड नहीं करते हैं, उनके सेल को इंक्लूड नहीं करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग देख चुके हैं। लेकिन इस गुड्स के सेल से रिलेटेड जो भी ब्रोकरेज का कमीशन होता है, ब्रोकर वहां जो है कि कमीशन एजेंट के जो कमीशन मिलते हैं उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में दे रहा है कि वेदर फॉलोइंग आर इंक्लूडेड और नॉट, गिव रीजन। तो सबसे पहले आपको लेना कि इट शुड बी इंक्लूडेड और इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इफ इट इज इंक्लूडेड व्हाई, इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड व्हाई। तो ये जो है कि आप इसी आधार पे हम देंगे कि फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा बिकॉज इट इज बायलैटरल पेमेंट। ब्रोकरेज कमीशन it should be included in national income or domestic income because it is payment for the current services provided by the brokers or commission agent. Third one is transfer income like old age pension, transfer income बिना किसी वर्क के बदले में दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप बच्चों को जो है कि छात्रवृत्ति दी जाती है, गवर्नमेंट दे रही है लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं ले रही है। हेल्प टू फ्लड विक्टिम्स को जो है कि मदद की जा रही है, उनके इनकम आ रहे हैं,
वो सारे जो है कि इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कोई इनकम जनरेशन नहीं होता है, और जब इनकम जनरेशन नहीं है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. इट्स व्हाई ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड. Fourth one is income from sale of shares and bonds should not be included. शेयर को, हमारे पास शेयर है, हमने उसको जो है कि मार्केट में सेल कर दिया, हमारे पास पैसे आ गए, इनकम हमारे आ गए. बॉन्ड्स था, बॉन्ड्स को हमने जो है कि सेल आउट कर दिया, उससे हमें जो है कि इनकम आए, बट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज ट्रांसफर ऑफ पेपर पीसेस ओनली. यहाँ सिर्फ ऑनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है, कोई इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वेदर इट इज न्यू शेयर्स एंड बॉन्ड्स और ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स. नेक्स्ट वन इज विंडफॉल गेन लाइक लॉटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड. विंडफॉल गेन एक आकस्मिक लाभ हो जाता है, हमने जो है कि बिना हमारे एफर्ट का, जैसे कि लॉटरी, हमें लॉटरी मिल गई, लाखों के इनकम हमारे पास आ गए, इनकम हमारे बढ़ गए, तो यह ऊपर वाले की कृपा थी कि बाय चांस जो है कि लकली हमें जो है कि मिल गया, हमारे एफर्ट्स से नहीं मिला, हमारे प्रयास का जो है कि ये नहीं, नतीजा नहीं है, इसलिए यहाँ कोई इनकम जनरेशन नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड विंडफॉल गेन लाइक लॉटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट डजंट सर्व एनी प्रोडक्शन. कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में जो है कि एक कंफ्यूजन होता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स को इंक्लूड करेंगे या नहीं. कॉर्पोरेशन टैक्स जो है कि ट्रांसफर पेमेंट हो गया, इट इज प्रॉफिट टैक्स. एक कॉर्पोरेट को, एक इंटरप्राइज को जो है कि जो प्रॉफिट आता है उस पर वो टैक्स पे करता है, उसको प्रॉफिट टैक्स कहते हैं या कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं, और उसके बदले में गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको जो है कि हम यूनिलेटरल पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं. इसलिए यहां करेंगे कि कॉर्पोरेशन टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड. लेकिन वहीं एक क्वेश्चन आ जाता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से इसका पेमेंट होता है, तो इसलिए प्रॉफिट में वो इंक्लूड हो चुका होता है, अलग से इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर प्रॉफिट में इसको हमने नहीं लिया है, जो कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे, तो हम जो है कि इसको इंक्लूड करेंगे, अगर अलग से इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज इलीगल इनकम. इनकम जो है कि बहुत सारे इनकम जो है कि इलीगल इनकम होते हैं, जैसे थेफ्ट है, रॉबरी है, स्मगलिंग है, ब्राइवरी है, इनकम आते हैं. लेकिन इलीगल इनकम आर द नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. इसको नेशनल इनकम के हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इलीगल इनकम है और अकाउंटेबल नहीं है. ये हमारा जो है कि आ गया प्रिकॉशंस का, ये हम थ्योरी को कर चुके. अब जो है कि हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को देखते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारा आता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम और जीडीपी-एमपी, जीडीपी-एफसी, एनडीपी-एमपी, एनडीपी-एफसी एंड व्हाटसोएवर बाय इनकम मेथड. तो डेटा आपके पास होगा, जैसे कि हमने यहाँ एक डेटा जो है कि रखा है, इसको जो है कि हम लोग देखेंगे, लेकिन ऊपर से पहले देख लें. सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं. डोमेस्टिक इनकम एनडीपी-एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. इस तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा जो है कि डोमेस्टिक इनकम होगा. अब वन बाय वन हम लोग देखें कि what is compensation of employees and what are the components of compensation of employees. Compensation of employees, it is payment made by the employer to his employee in return of their productive services. इसके अंदर compensation employer मालिक अपने कर्मचारियों को उनके काम के बदले में जो भी देता है, टेक केयर, जो भी देता है, whatsoever is paid by the employer, जो भी, वह उसके कंपनसेशन का पार्ट है, लेकिन किसके बदले? इन रिटर्न ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज. तो इसके जो है कि दो कंपोनेंट्स लेते हैं. एक पहला कंपोनेंट है वेजेज एंड सैलरीज, दूसरा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. वेजेज एंड सैलरीज में
ये दो तरह के टर्म हुआ। वेज, ये जो है कि कैजुअल वर्कर्स को, डेली वेजेस के वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं और उनको जो है कि हम पेमेंट कर देते हैं, वो जाते हैं, वो उनका वेजेज हुआ। सैलरी जो रेगुलर एम्प्लॉइज है उनकी जो उनके बदले में जो मिलता है वो सैलरी मिलती है। एक फिक्स पीरियड के बाद उनको जो है कि पैसे दिए जाते हैं, उनके काम के बदले में जो है उनका पेमेंट होता है, दैट इज सैलरी। अब यहाँ है बोथ कैश एंड काइंड। ये जो है वेजेज हो चाहे सैलरी हो, या कैश वाली भी जो है किस में आएगी और काइंड्स में आएगी। कैश का मतलब है कि जो पैसे हमें मिल रहा है, काइंड्स का मतलब है कि वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी चीजें अदर देन मनी, वो हमारे जो है कि काइंड्स में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है कि यहाँ काम कर रहे हैं, हमें जो है 1 महीने के बाद सैलरी मिली, हमें जो है कि फ्री मेडिकल फैसिलिटीज है, रहने के लिए एकोमोडेशन मिला, ये सारे जो है ये काइंड्स में आ गए। एक जो है कि रेलवे एम्प्लॉय है, उनको घर आने कहीं आने जाने के लिए पास की सुविधा है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज है, बच्चे की पढ़ाई के लिए है, डियरनेस, ये सारे जो है उनके काइंड्स के रूप में, एकोमोडेशन उनको जो है कि मिला हुआ है, ये सारे काइंड्स में आते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक लेबर को हम लोग अपने घर पे काम करने के लिए बुलाते हैं, उनको जो है कि मजदूरी देते हैं, पैसे देते हैं और एक टाइम का उनको मान लेते हैं भोजन दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, बिकॉज इट इज पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय, इसलिए वो वेजेज एंड सैलरीज में वो सारी चीजें आएंगी। ये एक जो है कि कंसेप्चुअल चीज है, हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपको ये देखना है कि एम्प्लॉयर्स जो है कि उनको उनके काम के बदले में दे रहा है, चाहे वो कैश हो चाहे वो काइंड्स में हो, और यह उनको वेलफेयर के लिए जो है कि आ रहा है। जैसे डियरनेस अलायंस है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। वहीं एक जो है कि डेली अलायंस है, डेली अलायंस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि अगर हमें जो है हमारे एम्प्लॉयर ने अपने काम से कहीं बाहर भेजा, आने जाने का उन्होंने किराया दिया, रहने के लिए उन्होंने जो है दैट इज टीए दिए, तो वह हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है, वह अपने काम के लिए दे रहा है, आने जाने का जो है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस के बदले में, वह कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हमें घूमने के लिए जो है कि एलटीसी के रूप में दिया जाता है, घर जाने के लिए जो है कि हमें पैसे दिए जाते हैं, तो वह हमारे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। दिस इज वेजेज एंड सैलरीज बोथ कैश एंड काइंड्स। इसके बाद हम लोग जो है कि एक दूसरा कंपोनेंट इसका है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों का अंशदान। यह क्या है कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमको सैलरी मिल रही है, तब तक हम जो है कि कंफर्टेबल हैं, अपनी फैमिली में कंफर्टेबल हैं, समाज में कंफर्टेबल हैं। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट हम जो है कि हेल्पलेस हो जाते हैं, काम करने लायक है नहीं, फिजिकली काम करने लायक नहीं है, तो उस समय जो है कि इनसिक्योरिटी हम फील करते हैं। तो उस चीज से हमें बचाने के लिए एम्प्लॉयर हमें जो दे हमारे लिए जो जमा करती है कि जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, वह हमारा जो है दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वह भी कंपनसेशन का पार्ट है। रिटायरमेंट के बाद हमें जो है रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा। पेंशन हम जो है कि यहाँ एक डाउट आता है, रिटायरमेंट पेंशन, वेदर रिटायरमेंट पेंशन इज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और नॉट। अगर हम कहते हैं यस इट इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वही क्रॉस क्वेश्चन आता है कि ये तो रिटायरमेंट के बाद दिया जा रहा है, अभी तो हम अपनी सर्विस दे नहीं रहे हैं, तो फिर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट क्या है? दिस इज डेफर्ड पेमेंट, जो बाद में दिया है, काम हमने पहले कर लिया है और इसका पेमेंट जो है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद दिया जाएगा। तो इसलिए दिस इज डेफर्ड पेमेंट बट इट इज पेड फॉर माय प्रोडक्टिव सर्विसेज। इट्स व्हाई ओल्ड एज रिटायरमेंट पेंशन इज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसी तरह जो है कि एक होता है जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, उसमें हम लोग अपनी सैलरी से पैसे को जमा करते हैं, तो उस वह हुआ हमारा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयज टेक केयर,
हमें लेना है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। आपके डेटा में दिया होगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है, बट वी हैव नॉट टू टेक द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, वी हैव टू टेक एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। मालिक का अंशदान, कर्मचारी का अंशदान उसमें नहीं है। जैसे कि सीपीएफ है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसमें कर्मचारी भी जमा कर रहा है और मालिक भी जमा कर रहा है। तो मालिक का जो शेयर है वह कंपनसेशन का पार्ट है, और एम्प्लॉय जो जमा कर रहा है वो कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। दैट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। उसके बाद जो है कि ये कंपनसेशन हमने निकाल लिया। अब कंपनसेशन हमारा जो है कि अगर ऊपर में दिया हुआ है फ्लो चार्ट के रूप में, ऊपर में कंपनसेशन हमारा दिया हुआ है और उसके बाद वेजेज एंड सैलरीज दे दिया, तो सिर्फ हम कंपनसेशन को लेंगे, नीचे हम नहीं आएंगे। अगर कंपनसेशन दे दिया, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है, फिर भी हम जो है कि नीचे नहीं आएंगे। नीचे आने की बात तब होगी जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है कि दिया हुआ नहीं होगा, देन वी विल कम डाउन, और इन दोनों कंपोनेंट्स को जो है कि हम ऐड करेंगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को हम ऐड नहीं करेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस अगेंस्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस ऐड नहीं करेंगे, ओल्ड एज पेंशन को हम ऐड नहीं करेंगे, डियरनेस डेली अलाउंस को हम लोग जो है कि ऐड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जो है कि कंपनसेशन का पार्ट हो गया। नाउ कम टू ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स कि एक इंटरप्राइज वह अपने वर्क को कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, वो कंपनी को चला रहा है, तो जनरली वह जो है हायर करता है लेबर को, और उसको चलाने लेबर के पेमेंट के बाद जो उनके पास बच गया, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज सरप्लस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइज। तो इसके लिए जो है ऑपरेटिंग सरप्लस के दो कंपोनेंट्स हो गए। ऑपरेटिंग सरप्लस के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया प्रॉपर्टी इनकम और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी इनकम प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए जो है कि ये दोनों जो है कि दोनों को ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग। तो O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। इट इज सम ऑफ, अब इसका डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि इट इज सम ऑफ प्रॉपर्टी इनकम एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों के इनकम को अगर टोटल करें तो दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ प्रॉपर्टी इनकम, लैंड इज आवर प्रॉपर्टी, और लैंड के बदले में जो दिया जाता है दैट इज रेंट। सेकेंडली कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ आवर वेल्थ, उस प्रॉपर्टी के बदले में जो हमें मिल रहा है दैट इज इंटरेस्ट। और ये जो है कि एक रॉयल्टी है जो इंटेलेक्चुअल को मिलता है। मान लेते हैं कि किसी ने एक बुक लिखी, आपको बागवान याद होगी, कि उसमें अमिताभ जी ने जो है कि एक बागवान लिखी थी और उसके बदले में उनको जो है कि रॉयल्टी आ रही थी। वो इंटेलेक्चुअल सीप के कारण जो है कि उनको वो आ रहा था, कॉपीराइट उनका है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो इसमें जो है कि प्रॉपर्टी इनकम में ये तीन आ गए, रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर को जो है कि उनके काम के बदले जो मिलता है उसको जो है कि प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट के जो है कि तीन पार्ट होते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। पहला जो है कि एक प्रॉफिट का एक पार्ट वह जो है कि शेयर होल्डर्स के बीच बढ़ जाता है, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। सेकेंड जो है उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं या प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन्ड अर्निंग्स। यह पार्ट जो कंपनी चल रही है, सारे इनकम जो है कि शेयर होल्डर्स के बीच जो है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। एक पार्ट जो है वह उसको जो है कि कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है, इसलिए उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वह पार्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इट्स व्हाई इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट सेविंग, अब यह जो रखा जाता है
कि अचानक अगर कंपनी को किसी पार्ट को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, कोई इस तरह का जो है कि एक्सपेंडिचर अराइज होता है कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, एक पार्ट जो है कि वह बचा के रख ली जाती है, इसलिए उसको जो है कॉर्पोरेट सेविंग भी कहा जाता है। तो ये प्रॉफिट के 3 पार्ट हो गए, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट सेविंग, रिटर्न्ड अर्निंग्स। ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डाटा में कोई भी टर्म जो है कि यूज कर सकता है। कॉर्पोरेशन टैक्स हम जो है कि खोज रहे हैं, वहां प्रॉफिट टैक्स लिखा हुआ है, तो हमको जो है कि इसको ले लेना है। हमें जो है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की याद है और वहां उन्होंने कॉर्पोरेट सेविंग लिखा हुआ है या रिटर्न अर्निंग्स लिखा हुआ है, इसलिए ये तीनों को जो है कि एक ही चीज है, आप इसको जो है कि देख लेंगे। अब इसको दोनों को जो है कि हम अगर ऐड कर देते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसलिए यहां हम लोगों ने रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक रॉयल्टी जो है वो भी हमारा जो है एक तरह से प्रॉपर्टी का इनकम है, इसलिए इसको जो है ब्रॉडली हम लोगों ने यहाँ इसको इंक्लूड कर लिया है। अब आते हैं कि कभी ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमें दिया हुआ है तो नीचे आने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो हमें प्रॉपर्टी इनकम को लेना है, और प्रॉपर्टी इनकम में जो है कि ये 3 आएंगे। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट आएंगे। अब अगर जो है कि प्रॉपर्टी इनकम नहीं है तो रेंट को खोजेंगे, इंटरेस्ट को खोजेंगे। रेंट और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होगा, रॉयल्टी दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है, इसलिए उसके लिए वरी नहीं होना है, लेकिन रेंट और इंटरेस्ट जरूर होगा, उसको हमें जो है कि ढूंढ लेनी है। सेकेंड में जो है कि प्रॉफिट, अगर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप ले लेंगे, अगर वो नहीं है तो प्रॉफिट के रूप में होगा, और प्रॉफिट के रूप में जो है कि हमें एक होगा डेबिट। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तब इसके कंपोनेंट्स को हम ले लेंगे, ये तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, दैट इज प्रॉफिट। अब कभी कभी क्या है कि प्रॉफिट भी आपको दे देगा, कॉर्पोरेशन टैक्स दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड को अलग से नहीं लेना है, ये तभी लेंगे जब प्रॉफिट दिया हुआ नहीं होगा। तो इस तरह हम जो है कि ऑपरेटिंग सरप्लस को जो है कैलकुलेट कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज एम इज इक्वल टू मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम जैसे कि जो है कि टर्म्स ही है, यह इनकम मिक्स्ड है। किसका मिक्स्ड है? तो सेल्फ एम्प्लॉयड का। एक छोटा सा किसान है, वह उनकी जमीन अपनी है, उनके फैमिली मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं, कैपिटल उन्हीं का है, हल बैल उनका है, कैपिटल उनकी लगी हुई है, और खुद उसको जो है कि ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो जो भी इनकम यहाँ जनरेट होता है, it is not distributed among the family members or to others। सारे इनकम एक ही जगह होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यह आपको जो है कभी दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे भास्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लें, छोटी छोटी जगह की चाय की दुकानें चल रही हैं, उस पर जो है कि उनका अपना ठेला है, फैमिली मेंबर्स उसमें काम कर रहे हैं, अपनी उनकी पूंजी लगी हुई है, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और 40% के आसपास जो है कि इनकम यहाँ से इंडियन इकोनॉमी में आता है, इसलिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर डोमेस्टिक इनकम इन इंडिया। लेकिन अगर जो है इसको कैलकुलेशन में यह नहीं दिया हुआ है तो चिंता की बात नहीं है, यह मान के चला जा रहा है कि जो भी इनकम जनरेट हुआ है, इंटायर इनकम हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। अब इसको हम लोग जो है कि यहाँ एस्टिमेट करते हैं। इस एस्टिमेशन में कि आप एस्टिमेट जीएनपी एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसको जो है कैलकुलेट करके आपको हम बता रहे हैं। यहां हमें जो है कि सबसे पहले एनडीपीएफसी निकाल लीजिए। एनडीपीएफसी इक्वल टू आपको लेना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1 पे दिया हुआ है, 1 ले लिया, प्लस अब यहां देखिए वेजेस एंड सैलरी दी हुई है, कंपनसेशन दिया हुआ है, इसलिए इसको अलग से नहीं लेंगे, हमारा काम खत्म है। सीओई का ये कंप्लीट हो गया।
उसके बाद जो ऑपरेटिंग सरप्लस, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट खोजेंगे। इंटरेस्ट 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 8 प्लस रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां दिया हुआ 6 पे, उसके नीचे डिविडेंड है, डिविडेंड को अलग से नहीं लेंगे, +6 प्लस अब जो है कि आपका कि प्रॉफिट भी हो गया। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ नहीं है, डोंट वरी। अब इसी चीज को जो है रॉयल्टी को भी देख लें कि रॉयल्टी यहाँ कहीं दी हुई है या नहीं, तो रॉयल्टी दी हुई नहीं है। नेट एक्सपोर्ट है, कोई काम नहीं है, फेक डाटा है, इसलिए इसको आप कर लिए दिस इज डोमेस्टिक इनकम। इसके वैल्यू को आप पुट कीजिए तो वह हो गया डोमेस्टिक इनकम। अब इसके बाद जो है कि नेशनल ये कह रहा है जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी कन्वर्सन आपको बता चुके हैं। एनडीपीएफसी आपका निकल चुका है। इसमें आपको ग्रॉस करना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कीजिए, और नेशनल करना है एनएफआईए को ऐड कीजिए, और प्लस मार्केट प्राइस के लिए एनआईटी को ऐड कीजिए। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा उसमें हम जो है ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन 9th को, एनआईटी 10th को, एनएफआईए 5। दिस इज इक्वल टू 1 + 2 + 8 + 6 प्लस डेप्रिसिएशन 9 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 5 प्लस एनआईटी 10। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इसको जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है कि फिर इस पर जो है एक बार कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर